Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and I am obstetrician and gynecologist. एंड कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, है ना, कि कैसे ये टैबू है और कैसे इसे ख़त्म करना है। एंड उस वीडियो पे सबसे कम व्यूज़ आए थे और मुझे तभी समझ आ गया कि लोग कितने अनकंफर्टेबल होते हैं इस टॉपिक पे बात करने में ही, है ना, क्योंकि ये अभी तक एकदम मोटिवेशनल बातें हो रही, एकदम से ये कहाँ से आ गया, ओ माय गॉड, मैं नहीं देख सकती या मैं नहीं देख सकता। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस टॉपिक पे इतना एम्फसाइज़ क्यों किया था और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सी मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने ये बोला था ना कि नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना है और इस गर्ल्स को इतनी मेंटल ट्रॉमा, फिज़िकल स्ट्रेस होता है, ब्लीडिंग्स हो रही हैं, पेट दर्द हो रहा है, ये जो भी इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, गर्ल्स गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स अलोन एंड दे डोंट हैव टू एनीवन टू टॉक टू और दे कैन नॉट टेल एनीवन। ये सारा एक नॉर्मल जो हो रहा है, ठीक है। अब मैं एब नॉर्मल की बात बताती हूँ। पूरा पूरा एक सब्जेक्ट बना हुआ है जिस पे सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इतनी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मैं आपको बताना शुरू करूँगी तो आप सोच नहीं पाओगे। मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकती, बट बच्चेदानी निकालनी पड़ जाती है हम लोग को, यूट्रस रिमूव करना पड़ सकता है, इतनी बार, कई बार इतनी ब्लीडिंग होती है और वो इस सिचुएशन पे इसलिए ही होता है क्योंकि वो लोग पहले इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता और उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हुई नहीं है और वो लोग ऐसे सिचुएशन में लैंड अप करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज किया जाए, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग। जैसे इंसान को कट जाता है, फीवर आ जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, उसके बारे में ईजिली बता देता है, आई एम नॉट वेल। वैसे ही गर्ल्स को बता देना चाहिए कि ये मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, ज़्यादा दर्द हो रहा है, कम दर्द हो रहा है। वो इतनी कंफर्टेबल हों अपने आसपास के सराउंडिंग में कि वो बोल पाएँ, ताकि हमें पता चल सके कि वेदर इट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल, वेदर द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग दे आर हैविंग, वेदर इट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल, या फिर जो पेन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। वो इतनी कंफर्टेबल हों कि हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकें और वो इतनी बुरी सिचुएशन में लैंड अप ना करें कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़े। आई हैव सीन पेशेंट्स कमिंग टू मी विद हीमोग्लोबिन 3 और 4, है ना? वो इतना ब्लीड कर चुकी हैं कि हमें उस टाइम पे सीधे एडमिट करके और ब्लड चढ़ाना पड़ता है। छोटी-छोटी बच्चियाँ जो इतना ब्लीड कर जाएँगी, 2-2 हीमोग्लोबिन के साथ आती हैं। आप इमेजिन कर रहे हो, वो तब होता है जब वो एकदम बेहोश हो जाएँगी और कुछ नहीं समझ आएगा, फिर वो एडमिट किया जाएगा और तब हम देखेंगे कि ओह माय गॉड! उसे इतनी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही थी। फिर आइडेंटिफ़ाई की जाती हैं चीज़ें। तो इस सिचुएशन तक आने ही मत दो ना आप। आप उससे, आप खुद पहले अपने आप को एजुकेट करो और अपनी बच्चियों को एजुकेट करो अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, द एब्नॉर्मलिटीज़ रिलेटेड इट, है ना? उनको इतना कंफर्टेबल करो कि कुछ भी इश्यू हो वो बोल सकें। एक तो नॉर्मल साइकिल भी अपने आप में बहुत ट्रॉमेटिक होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह की ट्रॉमा देती है वो एवरी मंथ। तो दे शुड नॉट गो थ्रू इट अलोन, है ना, ट्राइंग टू हाइड इट। सेकेंड थिंग है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो बता सकें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एबनॉर्मेलिटी क्या क्या हो सकती हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। फर्स्ट थिंग जान लो, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 22 टू 35 डेज तक की मानी जाती है, ठीक है। एवरेज 28 डेज हम लोग लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि एवरी 20 डे आ रहा है तो ये बहुत जल्दी हो गया, या फिर 35 डेज से ज़्यादा जा रही है तो डिले हो रही है आपकी साइकिल, ठीक है ना। 2 दिन से 8 दिन तक की ब्लीडिंग नॉर्मल मानी जाती है। अगर 1 दिन हो रही है सिर्फ तो भी वो गड़बड़ है, या फिर 8 दिन से ज़्यादा जा रही है तो भी वो गड़बड़ है, ठीक है। 20 से 80 ml तक का ब्लड लॉस नॉर्मल माना जाता है। अगर उससे कम है, 20 ml से कम, तो वो ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं उसे, या फिर 80 से ज़्यादा है तो मेनोरेजिया हो गया, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, दैट इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल, तो भी आपको डॉक्टर के पास आना है। ये सारे साइंस हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब आना है। अब किस सिचुएशन में क्या होता है, यंग गर्ल्स में जब उन्हें पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, है ना, उस टाइम पे 2 साल तक साइकिल्स इर्रेगुलर रहती हैं, ठीक है। तो कभी डिले होके आएँगी, कभी जल्दी आएँगी, इसके लिए हम कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। उस टाइम पे बस आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, क्योंकि हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उनका ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है और उन्हें आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको आयरन रिच फूड देना है, आयरन के सप्लीमेंट्स दोगे, फॉलिक एसिड वगैरह दोगे बच्चों को, है ना। उस टाइम पे कुछ और नहीं देते हैं। अगर बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है, एवरी 15 डेज़ आ रही है, तो आप लेके आओगे हमारे पास, ठीक है।
तो हम उस टाइम पे उसके बहुत सारे कॉज़ होते हैं, पहले वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे ना, क्या पता कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है उसे थायरॉइड हो, है ना? हो सकता है पीसीओएस हो। पीसीओएस में क्या होता है कि पहले कुछ दिन तक पीरियड्स नहीं आते, 3-4 महीने, फिर एकदम से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा होती है ना? तो एकदम से एक्यूट ब्लड लॉस होता है। ठीक है? छोटी बच्ची हमारे पास आई थी, एक 14-15 साल की बच्ची थी और सब कुछ नॉर्मल था और वो देखने में भी पीसीओएस के फीचर्स नहीं थे। जो लोग को लगता है कि पीसीओएस का मतलब सिर्फ़ हेल्दी होना, बहुत पिंपल्स आना, वो नहीं है। शी वाज़ एवरेज बिल्ड गर्ल, कोई पिंपल्स नहीं, कोई पीसीओएस के फीचर्स नहीं थे। बट एकदम से इतना ब्लीड की वो और आके सीधे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था विद 2 हीमोग्लोबिन। ब्लड चढ़ाने पड़े, वर्कअप किया, सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे एंड शी टर्न आउट टू बी पीसीओएस। और 3-4 महीने जब हिस्ट्री लिया हमने प्रॉपर, 3-4 महीने उसको पीरियड्स नहीं आए थे और एकदम से उसे आए, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है ना? तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? बाकी फिर फाइब्रॉइड, एक टाइप का फाइब्रॉइड होता है जो बहुत ब्लीड करता है, सब म्यूकोसल, ठीक है? एडिनोमाइसिस जो सिवियर पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस, ये 2 कंडीशंस हैं जिनमें बहुत पेन होता है, बट गर्ल्स बर्दाश्त कर लेती हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये इतना एबनॉर्मल है, इसकी कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है। वो सालों-साल बताती नहीं क्योंकि वो कंफर्टेबल होती नहीं है अपने घर में बोलने के लिए और इस टॉपिक पे बात किया नहीं जाता, वो नहीं बताती हैं, ठीक है? कि हाँ, नॉर्मल होता है, पेन होना तो नॉर्मल है, मेफ्टिल खा लो, डोटिन खा लो, ये सब चल रहा होता है उनका। फिर वो ऐसे टाइम पे आती है हमारे पास जब हम डायग्नोज़ करते हैं और वो इतनी बड़ी सिस्ट हो जाती है एंडोमेट्रियोटिक, उनके गट को पूरा चिपका लेती है, स्टेज 4 होती है वो, ठीक है? और उस टाइम पे सीधे सर्जरी करनी पड़ती है। इतने बुरे हाल में लोग आते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस टैबू कि वो बोल नहीं सकते। क्योंकि वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकते, वो इतने कंफर्टेबल हैं ही नहीं। तो वो इन प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या एबनॉर्मल है, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। एंड देन वो तब पता चलता है जब वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर कर जाती हैं, तब वो आते हैं डॉक्टर के पास। सोचो उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे? मतलब लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हो जाते हैं ये सारे। इसलिए मैं कह रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज़ करो ताकि ये जो डिजीज़ेज़ हैं इनको हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ, अर्ली ट्रीट कर पाएँ। फर्स्ट डिजीज़ेज़, और अगर डिजीज़ेज़ नहीं भी हैं तो भी इस बंदी को, बच्चियों को छोटी-छोटी अकेले नहीं झेलना चाहिए। बहुत छोटी होती हैं 8-10 साल की बच्चियाँ जिनको पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे मेंटेन करना है, इस पीरियड क्रैम्प से कैसे झेलना है, कैसे इनके मूड स्विंग्स को झेलना है, उन्हें नहीं पता होता है। इसलिए आपका सपोर्ट उन्हें चाहिए होता है और आप उन्हें कंफर्टेबल कर सकते हो। मैं पेरेंट्स और सोसाइटी की बात कर रही हूँ एंड नॉट इवन गर्ल्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देयर फादर्स एंड ब्रदर्स ऑल्सो। जितने भी मेल्स भी हैं वो भी उन्हें कंफर्टेबल करें। घर में कोई ऐसा छुपाने वाली चीज़ ना हो कि नहीं बताना है, छुप छुप के डरे डरे बैठे रहना है कि नहीं नहीं मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, आप बता ही नहीं सकते। दिस शुड नॉट हैपन। एकदम कोई किसी की गलती नहीं है बच्ची की इसमें कि शी शुड बी शेमफुल कि उसे ब्लीडिंग हो रही है और वो ना बोल पाए। कोई गलती नहीं है उस बच्ची की। ऊपर वाले ने ऐसे ही उसकी बॉडी बनाई है और ये एकदम नेचुरल है कि हर महीने उसको ब्लीडिंग हो रही है। और ये नेचुरली वो हर किसी को नॉर्मली बोल पाए। जैसे मुझे कट गया, मुझे पिंपल्स हो गए, मुझे फ़ीवर आ रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, ये सब वो बोल लेती है ना, वैसे ही वो बोल पाए कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इतना कंफर्टेबल कर दीजिए आपको। क्योंकि एक टाइम आएगा कि एकदम से ऐसी कोई इश्यू आएगा और सीधे वो हॉस्पिटल में लैंड अप करेगी। है ना? इसलिए प्लीज़ मेक योर गर्ल्स कंफर्टेबल एंड टेल देम अबाउट दिस डेंजर साइंस। मैं इन पे और वीडियोज़ बनाऊँगी अच्छे से डिटेल में कि आपको मैं बता पाऊँ कि क्या इश्यूज़ कैसे हो रहे हैं ना। देखो पीसीओएस का भी मैं अभी थोड़ा-थोड़ा सबको एक जिस्ट दे देती हूँ कि पीसीओएस में क्या होता है कि नॉर्मल जो बोला जाता है, बॉडी वेट बढ़ेगा, पिंपल्स आएँगे, बॉडी हेयर आएगा, है ना? साइकिल्स इर्रेगुलर होती हैं। जनरली पीरियड्स बहुत कम हो जाते हैं, फ्लो कम हो जाता है और 3-4 महीने में एक बार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है वो बहुत बुरी होती है, ठीक है? तो पीसीओएस में आपको सबसे पहले लाइफ़स्टाइल अपना मॉडिफ़ाई करना है, बट यू हैव टू कम टू द डॉक्टर और हम कुछ टेस्ट करेंगे, एलएच, एफएसएच, ये सारा हार्मोनल टेस्ट करेंगे, क्या इम्बैलेंस है, फिर उसके हिसाब से मेडिसिन्स देंगे, ठीक है? देन थायरॉइड बहुत बेसिक चीज़ है, पहले बचपन में पता ही नहीं होता। हाइपोथायरॉयडिज़्म में बहुत कम ब्लीडिंग होती है ना? और एकदम से वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी कर देती है। अनीमिया,
अनीमिया में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कई बार और वो फर्दर और हीमोग्लोबिन कम कर देती है ना? और अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और आपको नहीं पता है, तो वो बहुत बुरा ब्लीड कर रही होगी, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? और एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ डिज़ीज़ जिसमें इनफर्टिलिटी तक आजकल का मेजर रीज़न जो इनफर्टिलिटी का है ना, वो एंडोमेट्रियोसिस ही है। एंडोमेट्रियोसिस में सीवियर पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे कि अनबेरेबल होता है वो, है ना? और पीरियड्स में क्या होता है उसमें ब्लड फ्लो पीछे की साइड चला जाता है ओवरीज़ में या आउटसाइड यूट्रस, है ना? और वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो आस-पास के हर चीज़ों को चिपका देता है। सिवियर पेन करता है, इमरजेंसी से हमें ओटी लेना पड़ता है, बाद में वो प्रेगनेंसी भी नहीं करने देगा। बहुत इश्यूज़ करेगा वो। कोई भी सर्जरी होगी, पूरा एब्डोमेन चिपका हुआ होता है। इसलिए इन चीज़ों को ना बहुत सीरियसली लेने वाला है बिकॉज़ ये लाइफ़ सेविंग चीज़ें हैं, है ना? आप बचा सकते हो बस आप पहले से अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। इनके बारे में मैं और भी आपको एजुकेट करती रहूँगी, आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरी वीडियोज़ में कमेंट कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। बट प्लीज़ स्टार्ट टॉकिंग टू द गर्ल्स इन योर लाइफ़ जो मेल्स हैं और फीमेल्स भी जो हैं प्लीज़ लड़कियों को ये सिखाना बंद करो कि छुप के रहना है, पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना है, छुपा के बैट को फेंको, मम्मी-पापा को भाई लोग को बताना नहीं है, नहीं। प्लीज़ ये एजुकेशन बंद करिए। आप उन्हें सिखाना शुरू करिए कि बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है, हर लड़की को होता है। आप सबको बताओगे कि यू आर गोइंग थ्रू पीरियड्स, आपको दर्द हो रहे हैं, आप सबको बताओगे, आप सबसे हेल्प लोगे और कुछ एबनॉर्मल होगा तो भी आप अपने घर में बताओगे। आप गर्ल्स को ये एजुकेट करो। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छी-अच्छी फैमिली में भी ये नहीं हो रहा है। गर्ल्स को एजुकेट नहीं किया जा रहा है और एंड में यही होता है कि वो इतना ब्लीड कर जाती हैं कि वो आती हैं हमारे पास इतनी बुरी हालत में। या फिर उनकी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रही है या फिर कोई पॉलिप बना हुआ है, वो ब्लीड कर रही हैं और कुछ नहीं। मतलब उनका ट्रीटमेंट ऐसे टाइम पे आके होता है कि लाइफ़ सेविंग प्रोसीजर हो जाता है फिर। आप नहीं चाहोगे ना कि आपकी बच्ची उस स्टेज पे जाए, तो प्लीज़ स्टॉप दिस टैबू कि पीरियड्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मुझे बस जो लोग कर रहे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू टॉक टू देम वन ऑन वन कि क्या प्रॉब्लम क्या आप क्यों नहीं बात करना चाहते उस टॉपिक पे? क्या गलती है उसकी? मतलब पीरियड्स होना कुछ गलत है? और अगर आपको गलत लग भी रहा है, तो उसमें लड़की की क्या गलती है? वो चाहती है कोई बंदी नहीं चाहती उसे पीरियड्स हों। बिकॉज़ वी गो थ्रू अ लॉट विद दीज़ पीरियड्स, है ना? बहुत मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। हमें भी नहीं चाहिए बट वी कैन नॉट हेल्प इट ना। तो एटलीस्ट वी नीड हेल्प ऑफ अदर पीपल, तो आप करो प्लीज़, ठीक है? एंड इससे ये भी होगा कि हमें ये एबनॉर्मैलिटीज़ भी जल्दी पता चल जाएँगी और जल्दी हेल्प भी हो सकती है। इसलिए प्लीज़, प्लीज़ नॉर्मलाइज़ करिए पीरियड्स को और नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में बात करना शुरू करिए। बच्चों को एजुकेट करना शुरू करिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ सबको एजुकेट करिए, ठीक है?